वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। बच्चों बहुत फेमस टॉपिक है, आपने पहले भी नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत फेमस टॉपिक है। अच्छा बच्चों, कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ने से पहले छोटी मोटी दो तीन बातें हम देखेंगे। देखो क्या होता है, मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज मेरे पास प्लस क्यू है और एक चार्ज मेरे पास प्लस Q2 है। एक जो मेरे पास चार्ज है बच्चों क्या है, Q2, और एक मेरे पास है चार्ज Q1। अब देखो बच्चों, ये दोनों जो चार्जेस हैं आपको पता है सेम पोलैरिटी के हैं, दोनों पॉजिटिव पोलैरिटी के हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अच्छा, Q1 जो है वो फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, Q2 के ऊपर, और Q2 भी जो है वो फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। अच्छा, पहले लिखना सीखेंगे कि लिखते कैसे हैं। देखो Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, F21, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अच्छा, दूसरा जो ये फोर्स है बच्चों, ये क्या हो रहा है, Q2 लगा रहा है Q1 के ऊपर रिपल्शन का, तो इसका क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, ध्यान रखना दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अच्छा, अब समझने वाली बात यहां पर क्या है, समझने वाली बात यह आती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये हमेशा along the line joining the center of two charges लगता है। क्या, जरा देखो मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स always acts along the line joining center of टू चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जो आपको समझनी पड़ेगी। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी लगता है, यानी एक चार्ज का दूसरे चार्ज के ऊपर जब भी फोर्स लगता है, तो वो फोर्स हमेशा इस लाइन के अलोंग लगता है, जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। और जो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, लेट सपोज r है, तो जो F21 लगेगा वो इस लाइन के अलोंग लगेगा और F12 जो है वो इस लाइन के अलोंग लगेगा, और ये लाइन होनी चाहिए दोनों सेंटर के बीच की सीधी लाइन। समझ में आ गई। अच्छा, ये बात अगर आपको अब समझ में आ गई, तो अब समझने वाली बात बच्चों ये है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान रखो। अगर मैं बात करूं कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, अगर मैं कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन की बात करूं, कि कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, तो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the net electrostatic force acting between two charges is always proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between them। जरा समझना है इसको बच्चों ध्यान से कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मेरे मार्कर को थोड़ी इंक की जरूरत है, पैसा हो गया मेरा मार्कर, पर मेरे हिसाब से अभी तो दिख रहा होगा। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि कहने का मतलब क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। मान लो ये जो मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो कूलम्ब भाई साहब ने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये फोर्स सबसे पहले प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। मतलब Q1 बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, Q2 बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। और जो ये Fe है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r। तो अच्छा, यहीं पर हमें एक स्टार पॉइंट मिल गया,
क्या स्टार पॉइंट लॉ मिल गया कि दिस लॉ, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आप जरा देखो, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों यही आपका क्या है? कूलम्स लॉ है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। अच्छा, अब अप्लाइंग कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं? के यहां पे क्या है? के को हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। और ये जो कूलम्स कांस्टेंट है बच्चों, इसको एक और नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा, जब जैसे ही मैंने यहाँ पे बच्चों के को अप्लाई कर दिया तो हमें फोर्स क्या मिल जाएगा? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, हमने कैपिटल लिया है, कैपिटल ले लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, अब समझने वाली क्या बात है? फोर्स की यूनिट तो बच्चों आपको पता है न्यूटन होगी, है कि नहीं? अब समझने वाली बात यहाँ पे 2-3 है जो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। क्या? ये जो के है, जो मैंने आपको अभी बताया कि के क्या है आपका? के इज कूलम्स कांस्टेंट। क्या आपका क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। ये जो कूलम्स कांस्टेंट है बच्चों, इट इज, ध्यान रखिएगा, इट इज वैलिड फॉर एयर एंड वैक्यूम। ये किसके लिए वैलिड है बच्चों? एयर और वैक्यूम, यानी कि फ्री स्पेस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? फ्री स्पेस के लिए। और फ्री स्पेस के अलावा, अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम है ना, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो पहले तो ये समझ लो, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। तो अगर फ्री स्पेस के अलावा यानी एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है तो के की वैल्यू फिर चेंज होती है। पर ज्यादातर केसेस में हम एयर या वैक्यूम ही कंसिडर करते हैं, तो उस सिनेरियो में जो हमारी के की वैल्यू होती है वो हो जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अच्छा, तो अब बताओ मुझे वहां से क्या था? ऑल्सो हम एक बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि अगर F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, तो यहां से K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, है कि नहीं? यूनिट देखो, यहां पे फोर्स है इसलिए मैंने न्यूटन लिखा था, R स्क्वायर है इसलिए मैंने मीटर स्क्वायर लिखा, Q1 Q2 है इसलिए मैंने Q स्क्वायर लिखा, क्योंकि आपको अच्छे से बताया बच्चों, जो चार्ज की यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं, है ना? चलो, अब देखो मैं मेरे मार्कर को इंक पिला लेता हूं, तब तक आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए बच्चों, अभी अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके आधार पे एक छोटा सा हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ, है ना? और जो ग्राफ बना रहे हैं वो हम किसका ग्राफ बना रहे हैं? ग्राफ बना रहे हैं बच्चों F वर्सेस R का, यानी फोर्स और दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का। तो देखो बच्चों, यहां हमने रख लिया R, यहां रख लिया हमने फोर्स। मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं अभी अभी हमें पता चला है कि F जो है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R स्क्वायर के। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो कूलम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है? इनवर्स के स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो ये आपका फोर्स वर्सेस R का बच्चों ग्राफ हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि जितने भी आपके डिस्टेंस बढ़ेगी उसके स्क्वायर में आपका फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट चीज देखो बच्चों जरा, कि हम देखेंगे अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स
लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कई बार आपसे एग्जाम में पूछते हैं। ध्यान से देखिए, आपके पास एक चार्ज था, मैं वापस ले लेता हूं, प्लस Q1, दूसरा आपके पास चार्ज था प्लस का Q2। तो मैंने आपको बताया था ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये Q1 जो है वो Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये कितना लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, दोनों के बीच में बच्चों जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मोड ऑफ आर है कि नहीं। अच्छा, लेकिन अगर हम अब इधर से उधर जा रहे हैं, अगर हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो मतलब हम इधर से इधर चल रहे हैं। जब हम इधर से इधर चल रहे हैं बच्चों, तो इधर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम वेक्टर में कैसे लिखेंगे, मुझे एक बात बताओ, आगे जा रहे हैं ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट हमारा क्या है 2, तो हम कैसे लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और जब उधर से इधर की तरफ फोर्स लगेगी बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है। अगर आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़े हैं, तो ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब जब हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, F वेक्टर पहले हम लिख लेते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 लिख लेते हैं। F12 लिखें, F12 लिखेंगे तो क्या करोगे आप, K Q1 Q2, क्योंकि चार्ज तो कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर है, तो K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ आर। अच्छा, अब क्या लगाना है, क्योंकि हमें फोर्स का डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है, और डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। किसका यूनिट वेक्टर लेंगे, देखो हम कहां से कहां जा रहे हैं, इधर से इधर, तो क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2। तो हमने लिखा R1 माइनस R2, और इसका क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर। अच्छा, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा हुआ है तो आप लोग जानते होंगे, एक कैप यानी कोई भी यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। होता है कि नहीं होता, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। कभी भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो देखो यहां पर क्या है हमारे पास ये यूनिट वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 कैप इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन, क्या लिखेंगे बताओ, वेक्टर लिखना है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान। अच्छा, इसको अब जरा इसकी जगह पुट करो, इसकी जगह पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, देखो ये मोड ऑफ आर है। मुझे एक बात बताओ, मोड ऑफ आर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर ही है ना, डायरेक्शन का फर्क है, लेकिन जितना आर है उतना ही तो R2 माइनस R1 का भी मैग्नीट्यूड होगा, और उतना ही R1 माइनस R2 का मतलब होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा। अरे कहने का मतलब ये है, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आर है तो उधर से इधर आओ चाहे इधर से उधर जाओ, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा ना। मतलब ये जो मोड ऑफ आर है बच्चों, ये लगभग इसी के बराबर है। अच्छा, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे आ गया हमारे पास मोड ऑफ आर इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडर। ठीक है, अब ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड, एक पावर और बढ़ जाएगी, क्यूब हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो R1 माइनस R2 है, कई जगहों पे इसको R12 वेक्टर लिखते हैं, कई जगह पे इसको R21 वेक्टर लिखते हैं। तो कंफ्यूज मत हो, आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल निहायती आसान, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज हम देखेंगे बच्चों, कि अगर मान लो हमारा जो चार्ज है, दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम में ही है, जो हमारे दोनों चार्जेस है बच्चों, दोनों एयर और वैक्यूम में ही है। तो हमने देखा था, चार्ज जब एयर और वैक्यूम में होते हैं तो उसके लिए हम कूलम्ब कांस्टेंट K यूज करते हैं, है कि नहीं। और K की वैल्यू हमें पता भी चल गई थी कि 9 × 10⁻⁹ होता है। लेकिन K को एक और तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो देखते हैं थोड़ा सा। इफ बोथ चार्जेस are
प्रेजेंट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर या फिर वैक्यूम। अगर दोनों के दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में प्रेजेंट हैं, यानी एयर और वैक्यूम में प्रेजेंट हैं, तो K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ये जो ये बच्चों ये है, ये जो सिंबल है बच्चों, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिंबल है नीचे, ये नॉट का सिंबल है। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझने वाली बात यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्या आ जाती है कि ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें इस एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोला जाता है बच्चों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब आपको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जिस भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी, जिस भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी, उस मीडियम में चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगा। ध्यान से, परमिटिविटी परमिशन जैसा लगता है, पर परमिशन का जस्ट उल्टा है। जिस भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी, चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन यानी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, जो एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, क्योंकि चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हाईएस्ट कहां होता है? हाईएस्ट इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस अकर्स इन एयर एंड वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में जो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और मैंने अभी आपको क्या बताया? जिस भी मीडियम की ज्यादा होगी क्या? परमिटिविटी, वहां पे चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन कम होता है। तो जो एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये किसी भी परमिटिविटी की लीस्ट वैल्यू है, क्योंकि एयर और वैक्यूम में चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, परमिटिविटी पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जो कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट होगा? परमिटिविटी पे। फिलहाल परमिटिविटी मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम परमिटिविटी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि अगर दो चार्जेस किसी मीडियम में आ जाते हैं तो उनके बीच का फिर फोर्स कैसे निकालते हैं। फिलहाल इस लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कंप्लीटली किस पे बेस्ड होगा? परमिटिविटी पे। थैंक यू सो मच।